एक आईएएस अधिकारी रायपुर के पास इंस्पेक्शन करने जाते हैं। वहां पर अचानक से उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वे अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और तभी अपने गनमैन को जमीन पे तड़पता हुआ पाते हैं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, कुछ नकाबपोश लोग जिनके हाथों में हथियार थे उन्हें रोक लेते हैं। वो उस गाड़ी में बैठे हर इंसान से पूछने लगते हैं कि कलेक्टर कौन है। इस पर आईएएस अधिकारी सामने आते हैं तो उनके आंखों पे पट्टी बांधकर, उनके दोनों हाथों को बांधकर उन्हें जंगलों में ले जाया जाता है। वो कम से कम 13 दिन इस कैद में रहते हैं। एक नेगोशिएशन कमेटी बिठाई जाती है जो इन माओवादियों से बातचीत करती है। उनमें 5 नेता होते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं। कथित तौर पर सरकारी एसओपी पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। 13 दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अगवा होने से पहले इस अधिकारी ने यह ट्वीट किया, इफ यू वांट अ हैप्पी लाइफ tie it to a goal, not to people or objects, जिसका मतलब यह है कि अपने जीवन को एक लक्ष्य से बांधा जाए, ना कि लोगों और चीजों से। कैसे हुआ इस आईएएस अधिकारी का अपहरण? क्या हुआ उन 13 दिनों में? किस तरह से नेगोशिएशन कमेटी ने बातचीत की और किस तरह से रिहाई को अंजाम दिया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर आप सबसे अपील कि आप हमारे वीडियोस भारी संख्या में देख तो रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद। दिन है 21 अप्रैल। आईएएस अधिकारी एलेक्स मांझीपुरा में एक विशेष प्लान बनाते हैं। उस दिन वे सुकमा विलेज जाते हैं जो हाईवे से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह जगह एक असुरक्षित जगह होगी, क्योंकि सीआरपीएफ का कैंप कुछ ही किलोमीटर दूर था। उस दिन कलेक्टर एलेक्स वहां शाम के 4 बजे पहुंचे और अपना भोजन लेने के बाद वो वहां से एसडीएम के साथ गांव वालों को मॉडर्न एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की टेक्निक्स समझाने लगे। वो इस टेक्निक से उन्हें यह समझाना चाहते थे कि किस प्रकार अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है। एलेक्स वहां 3 करोड़ के नरेगा के प्रोजेक्ट की स्कीम बता रहे होते हैं। गांव वाले वहां इकट्ठे हुए होते हैं और बड़े ध्यान से कलेक्टर साहब की बातें सुन रहे होते हैं। तभी अचानक से शोर हो जाता है और गांव वालों के बीच भगदड़ मच जाती है। कथित तौर से यह बताया गया है कि एलेक्स अपनी बाईं तरफ मुड़ते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका बॉडीगार्ड किशन जमीन पर तड़प रहा होता है। उसके आगे का दृश्य एलेक्स और एसडीएम साहब देख ही नहीं पाते, क्योंकि किशन के मुंह से झाग निकल रही होती है और उनका गला काट दिया गया होता है। इसी के साथ गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अमजद खान जो उनके दूसरे बॉडीगार्ड थे, वह और नक्सलवादी दोनों तरफ से गोलियां चला रहे होते हैं। ये नक्सलवादी गांव वालों के बीच में छिपकर गोलीबारी कर रहे होते हैं। जैसे ही एलेक्स अपना होश संभालते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपनी जान का बचाव करना है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। एक प्लास्टिक की कुर्सी जो पास में ही पड़ी होती है, उसके पीछे छुप जाते हैं। उनके दिल की धड़कन तेजी से धक धक कर रही होती है। वह कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि कुछ ही पलों में ये क्या हो गया। अभी तो वो गांव वालों के सामने स्टेज पर खड़े भाषण दे रहे थे और एकदम से सारी बात पलट गई है और उनकी जान पर बनाई है। कुछ समय बाद जब गांव वाले भाग जाते हैं, एक घना सन्नाटा छा जाता है। वे उठते हैं और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपने दोनों मोबाइल फोन जो जमीन पर गिर गए होते हैं, उन्हें उठाते हैं। फिर वो धीरे धीरे कदम अपने उस बॉडीगार्ड की तरफ लेकर जाते हैं जो जमीन पर गिर गया होता है। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो बहुत ही हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड प्राण त्याग गए होते हैं, यानी मर गए होते हैं। वो आसपास देखते हैं तो कोई पीएसओ नजर नहीं आता। वह एक तरह से चैन की सांस लेते हैं कि माओवादी भाग गए हैं, पर फिर भी सुरक्षा हेतु वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी में उनके ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति बैठा होता है। पहले वो सोचते हैं शायद ये उनका बॉडीगार्ड अमजद होगा, मगर थोड़ी देर बाद वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो अमजद नहीं होता है। वो फैसला करते हैं कि ये जगह सुरक्षित नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। वो अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाकर यहाँ से निकलने को कहते हैं। वो अभी कुछ दूर ही गए होते हैं, तभी एक लड़का उनकी गाड़ी के सामने बंदूक ताने खड़ा होता है। ड्राइवर सोचता है कि क्यों ना गाड़ी तेजी से दौड़ा ले जाऊं, जिस पर एलेक्स उसे रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये नक्सलवादी ओपन फायर ना कर दे और गाड़ी ना उलट जाए। तो वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं।
वह नक्सल उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं कि यहाँ कलेक्टर साहब आखिर कौन है कलेक्टर। यह सुनकर एलेक्स सामने आते हैं और तभी उन्हें अगवा कर लिया जाता है। कुछ पल के लिए जहां एलेक्स सोच रहे थे कि वो गोलीबारी से बच गए हैं और वो भाग निकलेंगे, मगर कुछ ही और पलों में वो नक्सलवादियों की गिरफ्त में होते हैं। दो नक्सली उनको कंधों से पकड़कर उन्हें बांधने की कोशिश करते हैं, मगर एलेक्स हिचकिचाते हैं और फिर जबरदस्ती एक रस्सी से उनके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है और उन्हें एक गाड़ी में बिठाया जाता है। गाड़ी को घने जंगलों में ले जाया जा रहा होता है कि कुछ ही पलों बाद एलेक्स की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। कथित तौर से एलेक्स ये बताते हैं कि अपने किडनैपर्स को वो कहते हैं कि उनकी मेडिसिन का एक डब्बा जो उसी गाड़ी में पड़ा है वो उन्हें दे दिया जाए, नहीं तो वो अपनी दवाई के बिना चल भी नहीं पाएंगे। नक्सली उनकी ये बात समझ जाते हैं, उन्हें वो दवाई का डब्बा वो दे देते हैं। कम से कम 3 घंटे का सफर घने जंगलों में एलेक्स करते हैं। उन्हें इस गाड़ी में बंदी बना लिया गया है, उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, उनके हाथ बांध दिए गए हैं, उनके दवाई का डब्बा उन्हें जरूर दे दिया गया है। नक्सली उन्हें एक गांव में ले जाते हैं जहां उन्हें एक झोपड़ी में जिसकी छत तक नहीं होती वहां रखा जाता है। उन्हें रात को फिश कड़ी और चावल दिए जाते हैं। नक्सलियों को यह नहीं पता होता कि AIS अफसर के पास अभी तक उसका फोन मौजूद है। एलेक्स इस बात का फायदा उठाते हैं और अपनी पत्नी आशा को मैसेज करते हैं। वो लिखते हैं, यू बी ब्रेव, कीप फैमिली ब्रेव, आई एम ऑल राइट, यानी कि तुम बहादुर बनो, परिवार को भी हिम्मत दो, उनकी हिम्मत मत टूटने देना, मैं सुरक्षित हूँ। आइए अब जानते हैं कि एलेक्स के ये 13 दिन कैसे गुजरे। एलेक्स को रखने की जगह नक्सली हर दिन बदलते रहते हैं। दिन क्या, कुछ घंटों बाद ही उन्हें रखने की जगह 2-3 घंटों में बदली जाती है ताकि पुलिस की गिरफ्त में वो सब ना आ सके। उन्हें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है और वहां से पैदल यात्रा करवाई जाती है। नक्सल की गिनती भी काफी बढ़ जाती है। उन्हें एक हिलॉक पर यानी एक चट्टान पर लिया जाता है जहां पर सैटेलाइट कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है। इस सब में एलेक्स काफी हैरान परेशान हो गए होते हैं। उनका मन उदास होता है। उन्हें बार बार वो दृश्य नजर आ रहा होता है जब उनके बॉडीगार्ड का गला काट कर रख दिया गया था। वो बार बार अपने दूसरे बॉडीगार्ड के बारे में सोचते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि कम से कम वो सुरक्षित वहां से निकल गया हो। जब एलेक्स थक जाते हैं तो उन्हें दोबारा वही खाना दिया जाता है। एलेक्स अपनी दवाई को अब संभाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते होते कि उन्हें कितने दिन यहाँ रखा जाएगा। तो वो दिन की जहाँ 2 गोलियां लेते हैं वहां पर अब दिन में 1 ही गोली लेना शुरू कर देते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट से ये बताया गया है कि एलेक्स कभी कभी रात को रोते भी हैं, अपने घर वालों को याद भी करते हैं और एक डर उनके मन में बैठ जाता है कि क्या वो जीवित बचेंगे भी या नहीं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक नक्सलियों के पास ये खबर पहुंचती है कि उन्हें UAV यानी कि ड्रोन की मदद से ढूंढा जा रहा है। इस बात से वो घबरा जाते हैं और एलेक्स की जगह 1-1 घंटे में बदलना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो एक बाइक का प्रयोग करते हैं जिस पर वो एलेक्स को बिठा लेते हैं और घने जंगलों में इधर उधर लेकर जाने लगते हैं। एक दिन एलेक्स अचानक से नक्सलवादियों के रेडियो पर यह खबर सुन लेते हैं कि सरकार उनके लिए नेगोशिएशन कर रही है। ये खबर सुन के एलेक्स को काफी राहत मिलती है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जब तक नेगोशिएशन चल रही है उन्हें मारा नहीं जाएगा। एलेक्स अपनी तरफ से भी काफी कोशिश करते हैं कि नक्सलवादी उन्हें छोड़ दें। वो उन्हें अपना पक्ष समझाने की कोशिश करते हैं मगर नक्सलवादी उनका पक्ष नहीं समझते हैं। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो उल्टा एलेक्स उनको समझा रहे होते हैं मगर वो एक बहस बन जाती है और गर्मा गर्मी होने लग जाती है। तो वो चुप कर जाते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि वो इनकी गिरफ्त में है और इनको समझाने का या अपना पक्ष रखने का कोई फायदा नहीं होगा। तीसरे दिन एलेक्स अपनी पत्नी को एक चिट्ठी भी लिखते हैं। नक्सलवादी उन्हें हौसला देते हैं कि ये चिट्ठी उनकी पत्नी तक पहुंचाई जाएगी मगर ये चिट्ठी कभी उनकी वाइफ तक नहीं पहुंचती है। वो न्यूज़पेपर की मांग भी करते हैं। उनके मन में ये होता है कि जो भी नेगोशिएशन चल रही है अगर वो अखबार में पढ़ेंगे तो उनको कुछ ना कुछ हौसला मिलता रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं एलेक्स की मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। उनके मन में बार बार अपने बॉडीगार्ड को लेकर ख्याल आ रहे होते हैं। कभी वो सोचते हैं शायद वो बच गए होंगे मगर
उनके ये ख्याल भी बंद हो जाते हैं जब उन्हें ये खबर मिलती है कि अमजद, जो उनके दूसरे बॉडीगार्ड थे, उनको नक्सलियों ने पीछे भागकर मार दिया है। उनको भी नहीं छोड़ा है, उन पर भी किसी तरह का रहम नहीं किया गया है। ये बात सुनकर एलेक्स बहुत रोते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें अपने आगे काले अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो अपनी पत्नी को फिर एक दूसरी चिट्ठी लिखते हैं। नक्सलवादियों ने उन्हें कहा होता है कि पहली चिट्ठी भिजवा दी गई है, मगर जिस दिन वो रिहा होते हैं उस दिन उन्हें दोनों चिट्ठियां वापस कर दी जाती हैं। यहाँ जहाँ एलेक्स अपने एक अलग ही तनाव से जूझ रहे होते हैं, उनके मन में यह खौफ होता है कि वो इस बार बचेंगे भी या नहीं। वहीं देश भर में एलेक्स के अपहरण से खलबली मच गई होती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सीनियर अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है जो नक्सलियों से बातचीत करती है। नक्सलियों से बातचीत हुई, ये बातचीत काफी देर तक भी चली। कमेटी का कहना था कि जो नक्सली होते हैं उनका जीवन लोकल सपोर्ट यानी गांव वालों पर ही निर्भर होता है। एक आईएएस ऑफिसर जो कि खुद ही गांव वालों की मदद कर रहा था, उन्हें सरकार की स्कीमें बता रहा था, उनके अच्छे जीवन के लिए कोशिशें कर रहा था, उस पर इन नक्सलियों ने हमला कर कर उसको अगवा कर कर सही नहीं किया। ये बातचीत काफी देर तक चलती है और काफी तनाव के बाद एलेक्स को 13 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। एलेक्स जैसे ही बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पर एक मायूसी साफ नजर आ रही होती है। वो कहते हैं कि वो बहुत थक चुके हैं, वो अब कोई बात नहीं करना चाहते और चाहता हूं कि सिर्फ अपने घर चला जाऊं। 4 साल बाद पुलिस इस मामले में एक नक्सली को गिरफ्तार करती है, उसको कोर्ट लेकर जाया जाता है, मगर एलेक्स उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस घटना से हमें यह पता लगता है कि एक आईएएस आईपीएस अधिकारी की नौकरी में भी जान का खतरा हो सकता है। कितनी जोखिम भरी ये नौकरी हो सकती है। जय हिंद।